अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 के अंदर गैल्वानिक सेल को या वोल्टिक सेल को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। इसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट के अंदर हम उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को डिस्कस करेंगे, जबकि दूसरे पार्ट के अंदर हम सॉल्ट ब्रिज और उसका रिवर्सिबल होना या रिचार्ज होना, या आप गैल्वानिक सेल में क्या रिवर्सिबल नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवा सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हम वोल्टिक या गैल्वानिक सेल को पढ़ने जा रहे हैं। वोल्टिक और गैल्वानिक सेल के अंदर हम एक्चुअली करने क्या जा रहे हैं, हम ऐसे रिएक्शंस को इसके अंदर करवाएंगे, प्रोसेस करवाएंगे जो स्पॉन्टेनियस होंगे। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो खुद कार होते हैं, खुद ब खुद चल पड़ते हैं। उनको चलाने के लिए आपको किसी किस्म की फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं होती। वोल्टिक और गैल्वानिक सेल में जो रिएक्शन हो रहा होगा वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, और उस रिएक्शन के नतीजे में आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे। मैं करने क्या जा रहा हूँ, आसान लफ्जों में अगर आपको बताऊं, मैं केमिकल रिएक्शन यानी कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने जा रहा हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इस सेल के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, जिसका नाम है क्या, वोल्टिक या गैल्वानिक सेल। स्टूडेंट, सबसे पहले तो इसकी आपको कंस्ट्रक्शन समझनी होगी, फिर जाके आपको वोल्टिक या गैल्वानिक सेल का आइडिया होगा। स्टूडेंट, ये आपके सामने कुछ सेल्स की डायग्राम आई है। ये सारे के सारे वोल्टिक या गैल्वानिक सेल हैं। ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, हमारी घड़ी से लेकर हमारे कंप्यूटर, हमारे मोबाइल और हमारे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे वोल्टिक या गैल्वानिक सेल इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम उसमें मौजूद स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के जरिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम फर्दर यूज करते हैं फॉर रनिंग आवर डिवाइस। अब वो रिएक्शन गैल्वानिक सेल में हो कैसे रहा होता है, वो गैल्वानिक सेल किस नेचर का होता है या वोल्टिक सेल किस नेचर का होता है, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, फिर हम उसके कुछ बेसिक टॉपिक्स को स्टडी करेंगे इसके अंदर जो मौजूद हैं। गैल्वानिक सेल असल में दो हाफ सेल से मिलकर बना होता है। 2 हाफ सेल्स से मिलकर एक गैल्वानिक सेल या एक वोल्टिक सेल बना होता है। आप फॉर एग्जांपल, आपके सामने ये दो हाफ सेल्स बने हुए हैं। ये दो बीकर जो है ना, ये दो हाफ सेल हैं। दिस इज ए फर्स्ट हाफ सेल, दिस इज बी सेकंड हाफ सेल। इसके अंदर दो हाफ सेल्स में जो फर्स्ट हाफ सेल है, फर्स्ट हाफ सेल के अंदर यूजुअली वो मेटल इस्तेमाल होती है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है या वो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करती है। दूसरी बात, उसी हाफ सेल में वो जो मेटल की स्ट्रिप बनी हुई है, ये मैं अब आपको इसको शो करता हूं। स्टूडेंट, ये है जिंक। जिंक मेटल जो होती है ना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, यानी कि ये हाइड्रोजन से पीछे है, और इसकी एबिलिटी होती है यूजुअली इलेक्ट्रॉन लूज करने की। यानी कि अगर मैं इस मेटल की स्ट्रिप को एज अ इलेक्ट्रोड इसी के 1 मोलर सोल्यूशन में, ये जो जिंक सल्फेट लिखा हुआ है ना, दैट इज एक्चुअली 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, डिप कर दूं ना, तो इस मेटल की स्ट्रिप या इस इलेक्ट्रोड की कोशिश होगी कि इस पे से जिंक आयंस उतरते जाएं एज अ पॉजिटिवली चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते जाएं। दूसरा जो हाफ सेल है, सेकंड हाफ सेल, ये ऐसी मेटल स्ट्रिप और उसके सोल्यूशन से बना होता है जिनकी कोशिश होती है इलेक्ट्रॉन गेन कर सकें। मसलन आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो मेटल स्ट्रिप है, ये है कॉपर की, और ये सोल्यूशन है, ये है कॉपर सल्फेट का 1 मोलर सोल्यूशन। ये दोनों हाफ सेल्स के दो डिफरेंट हिस्से हैं। एक में कम रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रॉन लूज करने की तरफ माइल मेटल यूज की गई है, एक तरफ ऐसी मेटल इस्तेमाल की गई है जिसकी कोशिश है कि दूसरी मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, खींच ले। तब होगा क्या, जब आप इन दो
मेटल्स को कनेक्ट करोगे थ्रू अ सर्किट, तो जिंक कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करता जाए तो वो इलेक्ट्रॉन देता जाएगा, कॉपर की कोशिश होगी इलेक्ट्रॉन गेन करता जाए तो वो इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा। इस तरह आपका इलेक्ट्रिक करंट जिंक से कॉपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। अब ये इनकी अपनी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इनकी कोशिश है कि हम ऐसा करें, तो आपको इसमें कोई किसी किस्म का एक्सटर्नल फैक्टर, किसी पुश की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली करंट जिंक से कॉपर की तरफ चला जाएगा। ये जो मैंने ऊपर एरो लगाया है, दिस शोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट, जो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रही होती है वहां ज्यादा सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैं इसको कहूंगा, ये जो जिंक वाला मेटल का स्ट्रिप है इसे कहूंगा एनोड। याद रखिएगा जब वर्किंग कंडीशन में होता है एक गैल्वानिक सेल तो एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, सो दिस इज अ नेगेटिव चार्ज बिकॉज जिंक इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड मूविंग इन सोल्यूशन। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके सोल्यूशन में जाई जाता है। ये जो कॉपर मेटल की स्ट्रिप है इसे मैं कहूंगा कैथोड। और स्टूडेंट याद रखिएगा इट हैज पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट इज इन वर्किंग स्टेट, यानी कि कनेक्टेड होता है और वर्क कर रहा होता है। स्टूडेंट इसमें एक और कंपोनेंट है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है यू शेप या यू ट्यूब साल्ट ब्रिज, जो इन दो हाफ सेल्स को कनेक्ट कर रहा है। अब आप यकीनन येलो कलर की जो ट्यूब है उसको देख तो गए हैं और अंदाजा भी हो गया है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं इसकी, ये है साल्ट ब्रिज। स्टूडेंट याद रखिएगा ये जो साल्ट ब्रिज है ये जरूरी नहीं कि ये यू ट्यूब यानी कि यू शेप की ग्लास की ट्यूब हो, ये बना हो सकता है साल्ट ब्रिज फिल्टर पेपर से भी, लेकिन समहाउ हमारे पास साल्ट ब्रिज दो तरह के होते हैं, यू ट्यूब ग्लास की बनी हुई ट्यूब, यू शेप की ग्लास की बनी हुई ट्यूब, या फिल्टर पेपर साल्ट ब्रिज। हम अभी यू ट्यूब यानी कि यू शेप की ट्यूब यूज करते हैं जो ग्लास की बनी होती है। इसके एंड्स पे ना, एंड्स पे यहाँ पे यूजुअली कॉटन सोक की गई होती है, कॉटन फिट की गई होती है, जो इसके अंदर मौजूद जेल को बाहर नहीं निकलने देती। अब साल्ट ब्रिज के अंदर किस चीज की जेल होती है, साल्ट ब्रिज के अंदर जो जेल होती है वो एक्चुअली एक्वा सोल्यूशन होता है, किसका, पोटाशियम क्लोराइड का या पोटाशियम नाइट्रेट का। हमारी बुक में जो एक्वा सोल्यूशन यूज किया गया है वो यूज किया गया पोटाशियम क्लोराइड का। इसका काम होता है सेल्स में चार्ज अकोमुलेट ना होने देना। ये सेल्स को अंदर जो आयंस होते हैं उनमें डिफ्यूज करा के चार्ज अकोमुलेट नहीं होने देता। खैर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि इसका काम है कि चार्ज अकोमुलेट ना होने देना दो हाफ सेल्स में। ये हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन। अब हम चलते हैं वर्किंग की तरफ। आई होप ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, लेकिन इसको हम वर्किंग में समझेंगे तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसकी वर्किंग समझाता हूँ। देखें स्टूडेंट, मैं दोबारा आपको बताता हूँ। ये है जिंक, जिंक का एनोड। क्यों, इस पे एक तो ये बात है, ये जिंक का एनोड इसलिए इधर से जब हम बात कर रहे होते हैं वोल्टिक और गैल्वानिक सेल में, तो जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो एनोड कहलाता है। ये है नेगेटिव टर्मिनल। और ये जो कॉपर सल्फेट है ये है आपका, इसमें कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जो डिप है मेटल, ये है कॉपर, ये है पॉजिटिव टर्मिनल। अब होता क्या है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है। मैं जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लिखता हूं यहाँ पे। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.76 वोल्ट। अच्छा, जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल, वोल्ट नहीं होता यार, 0.76, और जो रिडक्शन पोटेंशियल आपका कॉपर है, कॉपर +2 है, वो होता है +0.34। अब गौर से देखनी है, मेरी बात समझने की कोशिश करनी है। एक ट्रिक है, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो या
बहुत स्मॉल हो, मसलन नेगेटिव में वैल्यू हो -2.87, जैसे कि -2.87 होती है कैल्शियम की, यानी कि नेगेटिव में वैल्यू हो, ऐसी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करती हैं। जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव हो, जैसे कि ये है, ऐसी मेटल्स, फॉर एग्जांपल कॉपर है, ऐसी मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करती हैं। और अगर आप इन दोनों के 1 मोलर सोल्यूशन में मेटल स्ट्रिप डिप करके आपस में जोड़ दोगे तो कॉपर इलेक्ट्रॉन खींचता जाएगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा, क्योंकि जिंक जो है उसका एक प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है और जिंक गेन करना चाहता है ड्यू टू देयर रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ पे ऑन द लेफ्ट साइड जो सोल्यूशन है ना आपका, वो है जिंक मेटल, जिंक सल्फेट 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन। ये जो डबल एरो है ना, डेट एक्चुअली शोज साल्ट ब्रिज जो येलो कलर का है। और राइट साइड पे जो आपका सोल्यूशन है वो है कॉपर सल्फेट 1 मोलर और उसके अंदर कॉपर मेटल डिप की गई है। अब होता क्या है, मीन्स अब इसमें वर्किंग हम समझने जा रहे हैं ना। वर्किंग ये है कि आपका जिंक जो होता है वो एनोड का काम कर रहा होता है, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल का। जिंक क्या करता है, उसकी कोशिश होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयंस में कन्वर्ट हो जाए और वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, कॉपर। ये किसका काम कर रहा है, कैथोड का। लेकिन चूंकि ये वोल्टिक सेल है, लिहाजा यहाँ पे कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब कॉपर का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन को खींचना। अब देखें, कॉपर आयंस जो होते हैं वो भाग भाग के जाते हैं कॉपर मेटल की तरफ सोल्यूशन में से, और वहां पे जिंक से आने वाले आयंस कैप्चर करते हैं और कॉपर मेटल के तौर पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। सो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एनोड पे यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन, एनोड पे यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और उधर कैथोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन। यानी कि इसमें उल्टा हो रहा है, जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था उसके ऑपोजिट इसमें सब कुछ हो रहा है। अब इनका जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, जब जिंक, अब देखें ना, मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को मिला लूं, इन दोनों इक्वेशन को सम अप कर लूं, तो वो क्या बनेगा वो जरा देखते हैं। मैं क्या करता हूं, जिंक प्लस कॉपर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मेक्स जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस कॉपर मेटल। तो इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गए, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कॉपर आयन वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर मेटल में चेंज हो जाएगा और जिंक आयन में चेंज हो जाएगा। इसमें एक मेटल ऑक्सीडाइज हो रही है, एक मेटल रिड्यूस हो रही है। जिंक इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर इसमें रिड्यूस हो रहा है। आप जरूरी नहीं है कि कॉपर सल्फेट का ही सोल्यूशन लेते, लेकिन अभी चूंकि हमारे पास कॉपर एज अ मेटल स्ट्रिप है तो हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना 1 मोलर। समहाउ हमारे पास जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी इस सेल से, वो प्रोड्यूस होगी 1.1 वोल्ट। उसकी वजह इनके रिडक्शन पोटेंशियल है, और हम वो नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे कि ये 1.1 वोल्ट ही क्यों प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या हमारा जो ये सिस्टम है जो वर्किंग कर रहा है, क्या वो सिर्फ जिंक और कॉपर पे ही चल सकता है, क्या उसके अलावा और कोई इसको फॉलो नहीं करता। तो हम ऐसा करते हैं, एक और सिस्टम बनाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं विद अननोन सिस्टम। स्टूडेंट, ये आपके सामने 2 बीकर हैं, 2 सॉल्यूशंस हैं। मैं इनको 1 बाय 1 लेबल करता हूँ। मैंने आपको कहा था कि ये 2 हाफ सेल हैं, एक ए बीकर है, एक बी बीकर है। ए में आपने वो लेना है जो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करती है मेटल, बी में वो लेना है जो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करती है। लूज करने वाले क्या होते हैं, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, और गेन करने वाले क्या होते हैं, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। मैंने फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम लिया। एल्यूमिनियम मेटल जो होती है उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है -1.66, ठीक है। और ये मेरे पास एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड है। अब एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है, तो ये कहलाएगा एनोड और इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इधर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर करके अपनी स्ट्रिप पे नेगेटिव चार्ज ले आएगा।
ये जो सोल्यूशन है ये मैंने जिस मेटल की स्ट्रिप ली है उसी का सोल्यूशन लेना है। यानी कि आपने ऐसा साल्ट लेना है जो कि 1 मोलर हो एल्यूमीनियम का। मैंने 1 मोलर एल्यूमीनियम साल्ट ले लिया, एल्यूमीनियम साल्ट ले लिया, से ये एल्यूमीनियम क्लोराइड का है, ठीक है, AlCl3 का 1 मोलर सोल्यूशन है। अब दूसरी तरफ वो मेटल लेनी है जिसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव हो या वो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करती हो। मैंने यहाँ पे ये वाली जो मेटल है ये इसके मुकाबले में ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाली ले ली, से ये मैंने ले लिया सिल्वर। और सिल्वर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ, Ag का जो होता है वो होता है प्लस 0.7994। ओके स्टूडेंट, तो सिल्वर इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये पॉजिटिव होगा और ये कैथोड का काम करेगा। तो मेरे पास ये जो सोल्यूशन मैंने लेना है इसका, ये भी सिल्वर का कोई साल्ट होना चाहिए 1 मोलर, 1 मोलर साल्ट ऑफ सिल्वर। इट कुड बी सिल्वर नाइट्रेट 1 मोलर साल्ट। अब क्या होगा कि अगर आप इसे कनेक्ट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा एल्यूमिनियम से सिल्वर की तरफ। ये दरमियान में येलो कलर का साल्ट ब्रिज लगाया है। इसका काम है कि ये इन जो सिस्टम है इसमें राइट और लेफ्ट बीकर या राइट और लेफ्ट कंपार्टमेंट में ओवरऑल चार्ज अकोमुलेट ना होने थे, यानी कि नेट चार्ज अकोमुलेशन जो है ना उसको प्रिवेंट करने के लिए लगाया गया है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर ये कैसे काम करता है। बट समहाउ होता यूं है, अगर मैं बहुत बेसिकली समझाऊँ आपको, तो इस बीकर में एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लूज करके एल्यूमिनियम +3 में कन्वर्ट होते जाते हैं और इस बीकर में सिल्वर आयंस इलेक्ट्रॉन गेन कर करके सिल्वर मेटल में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो ये ओवरऑल नेगेटिव चार्ज अकोमुलेट करता जा रहा है ये बीकर, और ये पॉजिटिव चार्ज अकोमुलेट करता जा रहा है। अगर इस पर नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरे बीकर पे नेट नेगेटिव चार्ज आ गया तो हमारे लिए ये सिस्टम में इलेक्ट्रॉन फ्लो करना रुक जाएगा। तो इस चार्ज के अकोमुलेशन रोकने के लिए साल्ट ब्रिज में से जो क्लोराइड आयंस है यानी कि नेगेटिव आयंस है वो फ्लो करते हैं इस जगह पे ताकि नेट चार्ज अकोमुलेशन रोकी जा सके, और इस साइड पे फ्लो करते हैं पॉजिटिव आयंस यानी कि पोटाशियम आयन, ताकि इधर की नेट चार्ज अकोमुलेशन रोकी जा सके। कैसे? पोटाशियम आयंस जो होंगे वो ऑपोजिट चार्ज अकोमुलेशन में डिफ्यूज कर जाएंगे, यानी कि जहाँ नेगेटिव अकोमुलेशन हो रही है वहाँ पे पॉजिटिव आयन खुद ब खुद डिफ्यूज करना शुरू कर देंगे, और जहाँ पॉजिटिव आयन की अकोमुलेशन हो रही है वहाँ पे नेगेटिव आयंस खुद ब खुद डिफ्यूज करना शुरू कर देंगे। तो ऑन द लेफ्ट साइड या ए बीकर के अंदर क्लोराइड आयन फ्रॉम साल्ट ब्रिज डिफ्यूज कर रहे होंगे और ऑन द राइट बीकर पोटाशियम आयन डिफ्यूज कर रहे होंगे। अब इस सेल से जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा ना वो इनके रिडक्शन पोटेंशियल के जरिए निकाला जाता है। कैसे? देखें, पहली बात तो ये देखें ऑक्सीडेशन का हो रही है। ऑक्सीडेशन हो रही है आपकी किस जगह पे हो रही है? एनोड की तरफ हो रही है। यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं ना, तो इस जगह पे ऑक्सीडेशन हो रही है। रिडक्शन कहाँ हो रही है? इस जगह पे हो रही है रिडक्शन, बी बीकर के अंदर। तो आप क्या करें, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल जहाँ पे डेवलप हुआ है या जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है उसकी और जहाँ पे रिडक्शन हो रही है उसकी जो वैल्यूज हैं उनको एडअप कर लें, किसकी? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की। देखें एल्यूमिनियम की कितनी है? 1.66 नेगेटिव चार्ज के साथ, ये है रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो लिहाजा इसका चार्ज ऑपोजिट हो जाएगा 1.66। देखें ये वैल्यू जो है ये ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल को शो कर रही है, तो ये हो जाएगा 0.7994। तो आपका जो रिजल्ट आया वो आया 2.4594 वोल्ट। ये आपका जो दो रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं उनको एडअप करने पे जो टोटल वोल्टेज प्रोड्यूस हो सकती है सेल से वो बनी। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।